हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 से आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में बताऊंगा। धारा 91 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रीढ़ की हड्डी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसमें लेखबद्ध कथन के बारे में बताया गया है। जो लेखबद्ध किया गया कथन है उसको लेख द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। धारा 91 में कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का अंतरण पक्षकारों ने कर लिया है, या संविदा, अनुदान या संपत्ति का अंतरण जो है विधि द्वारा अपेक्षित है कि उसका जो है लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, तो वहां अगर पक्षकारों में कर लिया, अगर पक्षकारों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यहाँ पर जो है जो संविदा, अनुदान या संपत्ति लेखबद्ध कर ली गई थी या विधि द्वारा अपेक्षित थी कि उसका लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, उसको ही न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, चाहे वो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में करनी पड़ो या धारा 65 के अंतर्गत जो है उन परिस्थितियों में चाहे वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में दाखिल करनी पड़ो। न्यायालय केवल लेखबद्ध कथनों के आधार पर ही निर्णय देगा। अब इसमें जो है अपवाद भी है, जैसा कि अपवाद 1 कहता है कि अगर किसी लोक ऑफिसर ने की नियुक्ति लेखबद्ध लिखित द्वारा हुई है और उसने लोक सेवक के रूप में कार्य किया है तो उसको साबित करना आवश्यक नहीं होता। जिन वसीयतों को जिला न्यायालय द्वारा, जिला जज द्वारा प्रोबेट मिला हुआ है तो वहां वसीयत साबित करने का आवश्यक नहीं, केवल प्रोबेट साबित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सेक्शन 91 के अंदर क्योंकि संविदा, अनुदान या संपत्ति का अंतर बताया गया है, इसलिए यहां पर जो है जैसा वसीयत का मामला है या गोदनामे के मामले हैं वे लागू नहीं होते, क्योंकि वे संविदा, अनुदान या संपत्ति का अंतर नहीं है। अब इसमें स्पष्टीकरण है, एक में बताया गया है कि जहां एक से अधिक मूल है तो सभी मूलों को साबित करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है, एक पत्र पहले भेजा, एक पत्र दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, पांचवा भेजा, यानी अनेक है, और वह जो है संपूर्ण एक क्या नाम सीरीज का पार्ट है, तो सभी पत्रों को जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद है कि अगर विनय पत्र जो है यहां पर या 3 प्रतियों में बनाया गया है तो केवल एक प्रति, एक मूल साबित करने की आवश्यकता है। यहां पर एक दृष्टांत है कि ख द्वारा दिए गए धन की रसीद ख को कह देता है, सदाई करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है, यह साक्ष्य ग्राह्य है, क्योंकि रसीद जो है संविदा, अनुदान या संपत्ति का अंतर नहीं होती, इसीलिए उसके बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। अन्यथा सेक्शन 91 कहती है कि जो लेखबद्ध है उसको जो है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या धारा 65 के अंतर्गत सेकेंडरी एविडेंस द्वारा साबित किया सकता है, उस पर जो है कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 92 जो है यहाँ ये बात बताती है कि जो धारा 91 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर दी गई चीजें उसको साबित कर दिया गया है, तो वहां उसको फेरफार करने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए मौखिक साक्ष्य पूर्ण रूप से अपवर्जित है 92 में। लेकिन यहीं पर जो है इसमें 6 प्रंतुक हैं जिनके अंतर्गत जो है मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद आती है कि प्रत्यक्ष संदिग्धता कितने प्रकार की होती है। संदिग्धता 2 प्रकार की होती है किसी दस्तावेज के बारे में, प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष संदिग्धता। क्या प्रत्यक्ष डायरेक्टली जो एम्बिग्यूटी है उसको यहाँ पर साक्ष्य में सुधारा जा सकता है या नहीं सुधारा जा सकता। देखिए कि जब पक्षकारों ने कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का अंतरण किया था और उन्होंने दोनों पक्षकारों ने देख के तभी उस पर हस्ताक्षर किए होंगे, तभी संविदा विरचित की होगी, और आज जो है वो चीज देखने से ही प्रत्यक्ष है, देखने से स्पष्ट होती है कि ये तो पक्षकारों ने उस समय पता ही होगा, और आज विवाद उठा, आज न्यायालय में इस प्रकार से उसकी भरपाई के लिए मौखिक साक्ष्य देने लगे, तो यहाँ जो है मौखिक साक्ष्य नहीं लिया था प्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में। प्रत्यक्ष संदिग्धता जो है 2 धाराओं में 93 और 94 के अंतर्गत 93 में बताया गया है कि 2 पक्षकारों ने जो है कोई घोड़ा खरीदा और जिसका मूल्य जो है 1000 रुपये या 1500 रुपये,
वहां घोड़े की कीमत 1,000 रुपये या 1,500 रुपये है, वे तभी तय कर सकते थे कि 1,500 रुपये देने हैं या 1,000 रुपये देने हैं। कौन सा एक मूल्य एक होना चाहिए, दो नहीं, 1,000 रुपये और 1,500 रुपये। तो वे पक्षकारों को उस समय ज्ञात ही था इस चीज के बारे में, लेकिन पक्षकारों ने जो है जानबूझकर उसको जो है सुधारा नहीं, और अब विवाद पैदा हुआ, 1,000 रुपये दी जाएंगे, 1,500 रुपये दी जाएंगे। अब यहाँ मौखिक साक्ष्य पेश करने लगे। तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष संदिग्धता है, और प्रत्यक्ष संदिग्धता में जो है यहाँ उसकी भरपाई जो है मौखिक साक्ष्य द्वारा नहीं की जा सकती, अप्रत्यक्ष संदिग्धता की जो है की जा सकती है, वो आगे बताऊंगा मैं आपसे। इसी प्रकार से अगर ए और बी के मध्य कोई डॉक्यूमेंट संविदा विचित कीगी और सुविधा में डॉट डॉट, जहाँ पैसे देने हैं या जहाँ जमीन है, जो संपत्ति है उसमें डॉट डॉट छोड़ रखी, तो ये तो जो है पक्षकार उस समय जानते ही थे जब उन्होंने क्या नाम उसका निष्पादन किया था। लेकिन आज जो है जब विवाद उत्पन्न होता है, अब उसकी भरपाई जो है मौखिक साक्ष्य द्वारा करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि कुल मिला के प्रत्यक्ष संदिग्धता को आप मौखिक साक्ष्य द्वारा जो है उसकी भरपाई नहीं कर सकते। सेक्शन 94, 95, 96 और 97 में जो है 3 धाराओं में 95, 96 और 97 में अप्रत्यक्ष संदिग्धता है, जहां पर जो है जिस समय पक्षकारों ने उसका निष्पादन किया था, संविदा अनुदान या संपत्ति का अंतरण किया था, उस समय जो है बिल्कुल सही लिखी गई थी। लेकिन आज जो है अगर विद्यमान तथ्यों पर उसको लागू करें तो लागू नहीं हो पाती। यानी कि अगर सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति उसे देखे तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब विद्यमान तथ्यों पर उसको लागू करते हैं संविदा को, तो या अनुदान या संपत्ति के अंतरण को, तो वो जो है लागू नहीं होती। इसको अप्रत्यक्ष संदिग्धता कहते हैं, और अप्रत्यक्ष संदिग्धता को जो है मौखिक साक्ष्य द्वारा उसकी भरपाई की जा सकती है। ये जो है 95, 96, 97 बताया गया। अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में 93, 94 के बारे में। उसके बाद हम आते हैं धारा 98 में न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य है। अगर कोई भाषा या शब्द ऐसे हैं जो अप्रचलित हैं, जो परिभाषिक हैं, जो स्थान विशेष से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में स्पष्ट करना, तो उसके बारे में मौखिक साक्ष्य द्वारा उनको स्पष्ट किया जा सकता है, अगर डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज लिखी गई। देखो यहाँ पर 91 में भी और 92 में भी ये बात बताई गई है कि केवल पक्षकार ही संविदा अनुदान या संपत्ति के अंतरण के बारे में मौखिक साक्ष्य देने से अपवर्जित किए गए हैं। लेकिन सेक्शन 99 ये कहती है कि अगर उस संविदा अनुदान या संपत्ति के अंतरण का प्रभाव किसी थर्ड पार्टी पड़ा, तो थर्ड पार्टी जो है यहाँ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है जी। तो 99 में ये बात बताई गई, दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा? थर्ड पार्टी दे सकती है। पक्षकार को बाधित किया गया है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है इस प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है। अब आता है सेक्शन 101 से शुरू करते हैं, और सेक्शन 101 जो है भाग 3 में है। अब तक हम भाग 2 पढ़ रहे थे, ये भाग 3 में है, और इसका अध्याय जो 7 है, जिसमें कि सबूत के भार के विषय में बताया गया है। सेक्शन 101 के अंतर्गत बताया गया, अगर वादी या अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष अपना मामला लेकर आए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वादी या अभियोजन पक्ष के पास होता है, जो न्यायालय से अधिकार और दायित्व की मांग करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास होगा। सेक्शन 102 के अंतर्गत अनस ऑफ प्रूफ है, यानी कि यहाँ पर जो है सबूत का भार किस पर होगा? सबूत का भार उस पक्षकार पर होगा जो असफल हो जाएगा अगर उसने जो है यहाँ साक्ष्य अपनी यानी सबूत प्रस्तुत नहीं किया। तो अनस ऑफ प्रूफ यहाँ शिफ्टिंग होता है, बदलता रहता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा वादी या अभियोजन पक्ष के पास ही होता है कि वह उसको साबित करे। अधिकार दायित्व की जो मांग करता है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी को साबित करना पड़ता है। लेकिन अनस ऑफ प्रूफ चेंजेबल है, साबित करने का भार बदलता रहता है, कब वादी पे चलेगा, कब प्रतिवादी पे चलेगा, कभी अभियोजन पक्ष पे चलेगा, कभी अभियुक्त पक्ष पे चलेगा, तो इस प्रकार से बदलता रहता है। इसमें सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में अलग अलग है, जो कि मेंस एग्जाम में आती है, प्री एग्जाम के मतलब की वो चीज नहीं है अभी। सेक्शन 103 में के विशिष्ट तथ्यों को विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार किस पर होता है?
विशिष्ट तथ्य है। यानी कि एक अभियुक्त ये कहता है कि मुझ पर जो अपराध का अभियोग है, जिस दिन वह अपराध किया गया था मैं वहां पर उपस्थित था ही नहीं, अन्यत्र उपस्थित था। तो अन्यत्र उपस्थिति का जो विशिष्ट तथ्य है उसको साबित करने का भार किसके पास है? अभियुक्त के पास होता है। तो वह जो अभियुक्त साबित करे कि यहाँ जो है मैं अपराध यानी घटना स्थल से जहां अपराध हुआ है उससे बहुत दूरी पर था, मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता था। सेक्शन 11 के अंतर्गत जो प्ली ऑफ एलिबी है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो अभियुक्त के पास होता है, अभियुक्त उसको बात को साबित करेंगे। सेक्शन 104 में साक्ष्य ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार किस पर है? अगर यहां पर कोई व्यक्ति या अभियोजन पक्ष मृत्युकालीन कथन साबित करना चाहता है कि उसके जो है उसने अपनी मृत्यु से पूर्व ये मृत्युकालीन कथन किए थे जिसमें यह बताया गया था कि अभियुक्त ने इसको जो है मुझको मारा है, तो यहाँ अभियोजन पक्ष के पास ही यह जो है सबूत का भार है कि वह जो है उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करे। जब वो मृत्यु साबित करेगा तभी मृत्युकालीन कथन जो है सुसंगत घोषित किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सेकेंडरी एविडेंस देता हूं, तो सेकेंडरी एविडेंस देता है तो पहले उसने ये तो साबित करना पड़ेगा कि मैं किस परिस्थिति में दस्तावेज खो गया है, नष्ट हो गया है, आदि आदि जो सेक्शन 65 में परिस्थितियां बताई गई उनको साबित करना पड़ेगा। सेक्शन 105 केवल क्रिमिनल केस में लागू होता है। जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जनरल एक्सेप्शन है या अन्य परंतु हैं, अपवाद हैं, उनको बर्डन ऑफ प्रूफ जो हमेशा अभियुक्त के पास होता है। अभियुक्त ये इस बात को साबित करे कि मैंने जो है इस परिस्थिति में ये कार्य किया है जो अपराध नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो उसको साबित करना पड़ेगा। सेक्शन 101, 102, 103, 104 सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग में लागू होती है, लेकिन सेक्शन 105 जो है केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लागू होता है। सेक्शन 106 के अंतर्गत है, यहाँ ये बताया विशेषतः ज्ञात तथ्य साबित करने का भार किस पर होता है? अभियुक्त पर होगा। यानी कि ये सेक्शन क्या है? रेस इप्सा लैक्यूटर, स्वयं प्रमाण का सिद्धांत। स्वयं प्रमाण का सिद्धांत यानी कि अभियुक्त ये बात साबित करे कि ये कार्य इस परिस्थिति में किया गया है, वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के पास होता है। अगर कोई व्यक्ति जो बिना टिकट रेल में यात्रा कर रहा और टीटी महोदय ने उसको पकड़ लिया और वो कहता है, अभियुक्त कहता है कि मेरे पास टिकट है, तो टिकट साबित करने का भार उसके पास है। बताइए आपके पास टिकट कहाँ से है? तो ये जो है रेस इप्सा लैक्यूटर है। और इसमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है स्कॉट वर्सेस लंदन कैथरीन डॉक्स कंपनी का केस जो है इसमें अधिकांश से पूछा जाता है। भाई जीवन की अवधारणा पूछी जाएगी कौन से सेक्शन में? धारा 107 में जीवन की अवधारणा है और मृत्यु की अवधारणा सेक्शन 108 के अंतर्गत है। सेक्शन 110 में बताया गया है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टा प्रमाण है, यही पूछा जाता है अधिकांश से, और इससे कुछ नहीं पूछा जाता। उसके बाद महत्वपूर्ण धारा है सेक्शन 112 है। 112 में धर्मजत्व के बारे में यानी कि बच्चे की औरसता के बारे में यहाँ बात की गई है और ये निश्चयात्मक सबूत माना जाता है। अगर कोई बालक ये साबित कर दे कि मेरा जन्म मेरे माता पिता के वैध विवाह के परिणाम स्वरूप हुआ है या विवाह विघटन होने के पश्चात 280 दिन के भीतर मेरी माता अविवाहित थी जब मेरा जन्म हुआ है, तो यहां यह इस बात का निश्चयात्मक सबूत है। हालांकि जिसको वह कहता है कि ये मेरा पिता है, उस पर जो है ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वह जो है ये साबित कर दे या इस बात को नकार दे, खंडन कर दे कि मेरी पहुंच जो है अपनी इसकी माता के पास उस समय नहीं थी जबकि गर्भधान किया जा सकता था, तो उसको बिल्कुल। अन्यथा ये निश्चयात्मक सबूत है अगर वैध विवाह के दौरान बच्चे का जन्म हुआ है या माता के अविवाहित रहते हुए विवाह विघटन होने के पश्चात माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर जो है बच्चा पैदा हुआ है, तो वह जो है यहाँ पर निश्चयात्मक सबूत सेक्शन 112 के अंतर्गत माना जाता है। वर्तमान में क्योंकि पिता तो नकारते हैं ये मेरा बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर डीएनए प्रोफाइल तैयार की जाती है और नंदलाल वासुदेव वर्सेस लता नंदलाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा कि डीएनए प्रोफाइल जो है यहाँ पर सत्यता का होल मार्क है, यानी कि डीएनए प्रोफाइल द्वारा ये पता लगा सकता है ये इसका पिता था या नहीं था, पिता है या नहीं है, इस बात का पता लगाया जाता है। तो नंदलाल वासुदेव वर्सेस लता नंदलाल का केस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है।
सेक्शन 113 ए, जिसमें कि अगर किसी विवाहित स्त्री ने 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या की और आत्महत्या दर्शित करती है कि उसके पति या पति के नातेदार द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया था, इसीलिए उसने सुसाइड किया है, तो वहां बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पति के पास है, अन्यथा न्यायालय यहां उपधारणा कर सकेगा। तो सेक्शन 113 के अंदर के अंदर जो 1983 में जोड़ी गई थी, यहां पर उपधारणा कर सकेगा की बात है, मे प्रजूम। सेक्शन 113 भी 1986 में जोड़ी गई थी और यहां पर दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से संबंधित ये प्रावधान दिया गया है। इसमें बताया गया कि क्या नाम, अगर मृत्यु से कुछ समय पूर्व किसी विवाहित स्त्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और वहां उसकी जो है इस कारण जो है उसकी मृत्यु होगी, तो ये जो है पति या पति के नातेदारों के बारे में ये माना जाएगा कि उपधारणा कीजिए, उसको दहेज के लिए उन्होंने प्रताड़ित किया था, ये उपधारणा करेगा न्यायालय। यहाँ सेल प्रजूम के बारे में बताती है। सेक्शन 114 के अंतर्गत जो है जितने भी मामले हैं वे केवल उपधारणा कर सकेंगे, मे प्रजूम के बारे में। सेक्शन 114 ए इंसर्टेड की गई थी, यहाँ पर तुकाराम वर्षी महाराष्ट्र राज्य, जिसको मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है, उस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए यहाँ पर 1983 में इंसर्टेड की गई थी और बाद में इसको जो है 2013 में सब्स्टिट्यूट किया गया। इसके अंतर्गत जो है 376 के सब क्लास 2 के अंतर्गत जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं, चाहे वो जेल अधीक्षक हो, जेल के अंदर महिला है उसके साथ क्या नाम रेप किया गया, या पुलिस में के कस्टडी में है, या हॉस्पिटल में, आदि आदि जगह जहां लोग ऑफिसर हैं, अब लोग ऑफिसर की अध्यक्षता में कोई महिला रहती है और उसके साथ रेप किया जाता है और महिला कहती है मेरी सम्मति नहीं थी और मेरे साथ रेप किया गया, तो यहां पर न्यायालय उपधारणा करेगा, सेल्फ प्रजूम करेगा कि उस महिला की सम्मति नहीं थी जिसके साथ रेप किया गया है, यानी कि उसको रेप किया है, उसकी सम्मति से नहीं संबंध स्थापित थी, ये रेप है, तो जो ये क्या नाम जी है यहाँ उपधारणा करेगा सेक्शन 114 ए के अंतर्गत। उसके बाद में सेक्शन 115 इस्टोपल, सेक्शन 115, 16 और 17 ये इस्टोपल से संबंधित प्रावधान है, विबंधन संबंधित प्रावधान है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इनको जो इंग्लिश वाद पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के मामले में सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था, उसका ही एक किस्म से इंपोर्ट है। तो यहां पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को घोषणा, कार्य या लोक द्वारा साथ से विश्वास कराता है, जानबूझकर विश्वास कराता है कि वस्तु स्थिति अस्तित्व में है और दूसरा व्यक्ति जो है इस बात पर, घोषणा, कार्य, लोक पर विश्वास करता है और अपनी परिस्थिति में तब्दीली कर लेता है, तो वहां पूर्व व्यक्ति जिसकी घोषणा के कारण जो है उसने अपनी परिस्थिति में तब्दीली की है, अपनी बात से नहीं उलट सकता, इसी को विबंधन कहते हैं। जैसे कि ए व्यक्ति ने कहा कि एक्स प्रॉपर्टी मेरी है और उसको बी को जो है उसको खरीदने के लिए उत्प्रेरित किया और बी ने वो संपत्ति खरीद ली। बाद में जिस समय उसने उस संपत्ति को उसको खरीदने के लिए उत्प्रेरित किया था बी को, उस समय ए जो है उस संपत्ति का मालिक नहीं था, लेकिन पश्चातवर्ती घटनाक्रम में उत्तराधिकार द्वारा, वसीयत द्वारा, आदि आदि कारण से वह उस संपत्ति का मालिक हो जाता है और फिर कहता है कि जिस समय मैंने इसका अंतरण किया था उस समय तो मैं मालिक नहीं था और इसीलिए यहाँ पर ये संपत्ति का मुझे अंतरण करने का भी अधिकार नहीं था। तो यहाँ सेक्शन 115 जो है ऐसे व्यक्ति को यानी कि ए को स्टॉपर कर देगी, विबंधित कर देगी, तो आप नहीं कर सकते इसी बात। स्टॉपर का सिद्धांत साम्य न्याय और सद्विवेक पर है, आधारित है, जो पक्षकारों को जो है समान रूप से न्याय प्रदान करता है। अब स्टॉपर कितने प्रकार से उत्पन्न होता है? अभिलेख द्वारा, लेख द्वारा या विलेख द्वारा या आचरण द्वारा, 3 प्रकार से होते हैं। अभिलेख द्वारा, विलेख द्वारा यानी कि बाय रिकॉर्ड, बाय डीड और बाय कंडक्ट। धारा 115 के अंतर्गत जो जिस स्टॉपर की बात की गई है वो कंडक्ट के माध्यम से, आचरण के माध्यम से है। स्टॉपर का सिद्धांत जो है कब लागू नहीं होता? जब दोनों पक्षकारों को असल तथ्य का ज्ञान होता है तब ये स्टॉपर लागू नहीं होता।
सरकार के विरुद्ध इस्टॉपर लागू नहीं होता, विधि के विरुद्ध इस्टॉपर लागू नहीं होता, एवेक्स के विरुद्ध इस्टॉपर लागू नहीं होता। एक प्रश्न आता है कि क्या चुप रहना इस्टॉपर के तुल्य है? हाँ, जहां बोलना कर्तव्य हो केवल वहां पर चुप रहना भी इस्टॉपर हो जाएगा, अन्यथा नहीं होता। चुप रहना इस्टॉपर नहीं है, लेकिन जहां बोलना कर्तव्य है और आप बोल नहीं रहे तो वो जो इस्टॉपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण केस हैं। एक तो पिकर वर्सेस शेयर्स का केस है, एक जो है बी एल श्रीधर वर्सेस मुन्नी रेड्डी का केस बहुत महत्वपूर्ण है। और एक केस भी है इसमें आपका है शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का केस भी इसमें है, उत्कल यूनिवर्सिटी का केस भी इसमें है। तो ये जो है आपके इस्टॉपर से संबंधित है, जो कि प्री एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सेक्शन 116 के अंतर्गत ये अभिधारी यानी किराएदार और अनुज्ञप्तिधारी के बारे में इस्टॉपर की बात की गई है। अगर ए व्यक्ति ये लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है, किराएदार है। अगर किराएदार जो है इसको मालिक मानकर इसको जो है किराया देता रहता है और ये स्वीकार करता है, तो बाद में जब तक इनकी टेनेंसी चल रही है, टेनेंसी चल रही तब तक जो है ए इसके स्वामित्व से इनकार नहीं करता, इस्टॉपर है सेक्शन 116 के अंतर्गत। इसी प्रकार से अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंसी भी, जब लाइसेंस होल्डर ने ए लैंडलॉर्ड से जो है कोई लाइसेंस प्राप्त कर लिया तो इसके स्वामित्व से इनकार नहीं कर सकता, सेक्शन 116 के अंतर्गत बात बताएगी। और सेक्शन 117 में विनिमय पत्रों के प्रतिग्रहिता उपनीति या अनुज्ञप्तिधारी का निबंधन किया गया है। अगर मैंने जो है अपनी मोटरसाइकिल आपसे यहाँ दे दी कि आप जाओ, आपने मांगी मेरे से कि भाई आप मुझसे साइकिल दे दो, मैं यहाँ सिविल कोर्ट तक जाऊँगा, और मैंने दे दी। उसके पश्चात में यानी कि वो मेरा जो है उपनीति होगा, मैं उपनिदाता होगा। अब जो है वह जो है इनकार नहीं कर सकता कि ये तो आपकी साइकिल नहीं है, क्योंकि मैंने उपनिदाता के तौर पर जो उपनीति को माल दिया था, साइकिल दी थी, इसीलिए वह इनकार नहीं कर सकता। विनय पत्र में अगर मैं आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज देता हूं तो बाद में आप मेरे से ये नहीं कह सकते कि तो आपको ये तो आपने को अधिकार ही देने का है, जब मैंने अधिकार देने का था तभी तो है, तो आप इस्टॉपर हैं। इस प्रकार से सेक्शन 117 के अंतर्गत है। सेक्शन 118 है जो चैप्टर 9 के अंतर्गत है, कौन साक्ष्य दे सकेगा? सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम है, चाहे वो पागल हो, चाहे अत्यधिक बूढ़ा हो, चाहे वो एवेक्स यानी कि बहुत ही छोटा बच्चा हो। बस यहाँ एक शर्त है कि वह न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्नों को समझता हो और उसका उत्तर दे देता हो, तो वह कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। सेक्शन 119 के अंतर्गत 18 के अंतर्गत 118 के अंदर वह व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाता है जो न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्नों को समझता है और उसका जो है उत्तर दे देता है, तो उसको जो है यहाँ पर एक सक्षम साक्षी माने जाते हैं। चाहे वो पागल हो, चाहे अत्यधिक बूढ़ा हो, चाहे वो बालक हो, लेकिन जड़ इडियट को जो है यहाँ कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं माना जाता। सेक्शन 119 के अंतर्गत है कि एक गूंगा बहरा व्यक्ति है या किसी ने मौन व्रत रख रखा और वो जो है वो साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में जाता है, तो वहां वे गूंगा बहरा व्यक्ति संकेतों के माध्यम से अपना साक्ष्य दे सकता है, या बोलने में असमर्थ व्यक्ति लिखकर अपना साक्ष्य दे सकता है, तो ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, ओरल एविडेंस माना जाएगा। लेकिन 2013 में जो है इसको सब्स्टिट्यूट किया गया था। 2013 के अंदर जब कोई गूंगा बहरा व्यक्ति या मौन व्रत धारण करने वाला व्यक्ति इस साक्ष्य देता है न्यायालय में आकर और संकेत करता है या कि लिखता है, तो वहाँ न्यायालय में उसकी वीडियोग्राफी भी बनाई जाएगी और विशेष प्रबोधक, और यहाँ पर जो विशेष प्रबोधक और जी क्या नाम आपका द्विभाषी वे उपस्थित होंगे। तो 119 के अंतर्गत ये है। सिविल मामले में सेक्शन 120 कहता है सिविल मामले में, दांडिक मामले में
पति या पत्नी जो है एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे।